नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर अक्सर आप आरएसएस को लेकर, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसको लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी सुनते रहते हैं। एक गुट ऐसा है जो कहता है कि आरएसएस के जो लोग हैं वो नेशनलिस्ट हैं, देश प्रेमी हैं, वो देश के लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं, काफी डिसिप्लिन है और काफी बड़ी फोर्स है आरएसएस की। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बड़ा गुट है वो कहता है कि नहीं, आरएसएस सेकुलर विचारधारा के नहीं है, जो कि संविधान के खिलाफ जाता है। तो अक्सर आपको यहाँ पर क्लैशेस देखने को मिलते रहते हैं। अभी क्या है कि वापस एक बड़ा क्लैश हुआ है, काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या है कि आरएसएस को बने 100 साल पूरे हुए हैं और इसी को ऑनर करने के लिए कल जो है पीएम मोदी और एक प्रकार से भारत सरकार ने कमेमोरेट किया 100 ईयर्स जो फाउंडेशन है आरएसएस का। और इसी मौके पर 100 रुपीस का जो कॉइन है वो आपका रिलीज किया गया। और क्या है कि पहली बार आपको भारत के कॉइन पर, मतलब हमारी जो मुद्रा है, भारत के इतिहास में पहली बार आपको देखने को मिलेगा भारत माता को डिपिक्ट किया गया है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर पीएम अनवील्स ₹100 कॉइन स्टैंप एट आरएसएस सेंटेनरी, फर्स्ट एवर डिपिक्शन ऑफ भारत माता ऑन इंडियन करेंसी। और इसको लेकर ऑपोजिशन काफी क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये सही नहीं है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। आरएसएस के बारे में आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, बुक्स का जो पूरा सेट है 18 बुक्स वो आपके घर भेजा जाए, तो ये जो बैच है दोस्तों 2026 हो, 27 हो, 28 हो, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं हर एक साल के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड चेकआउट के समय यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें 3 अक्टूबर तक। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कल जो है 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपीस का जो कमेमोरेटिव कॉइन है वो रिलीज किया। अब आप सब जानते ही होंगे कि जब भी कोई स्पेशल मौका आता है, कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो यहाँ पर भारत सरकार ऑनर में पोस्टेज स्टैंप और कॉइन जो है वो रिलीज करती है। तो इसी मौके पर यहाँ पर कॉइन और पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया, ताकि जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का 100 ईयर्स पूरा हुआ है उसको ऑनर किया जा सके। और ये जो इवेंट है वो कल ही हुआ था दिल्ली में, जहां पर आरएसएस के जो टॉप लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहां पर प्रेजेंट थे। तो अगर मैं पहले आपको कॉइन की बात करूं, इसके डिजाइन की बात करूं, तो देखो, अगर आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहां पर भारत का एम्बलम देखने को मिलेगा, 100 रुपीज यहां पर लिखा हुआ है। पीछे के साइड में आप देख सकते हैं, यहां पर इसी को लेकर पूरी जो कंट्रोवर्सी आपको सुनने को मिलेगी। एक तो भारत माता ये आपको देखने को मिल रही है और उनके पीछे जो है एक शेर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या है कि अलग अलग चीजें हैं, जो शेर है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साइड में अगर आप देखोगे, जो यहाँ पर जो 3 वॉलेंटियर्स हैं आरएसएस के, जो पोजीशन है आरएसएस का, तो वो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। और एक प्रकार से वो बो कर रहे हैं, डिवोशन बिफोर भारत माता। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आरएसएस का मोटो है वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू द नेशन, एवरीथिंग इज नेशंस, नथिंग इज माइन। ये आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो क्या है ना कि इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में, भारत माता का इमेज जो है वो कॉइन पर लगाया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो पोस्टेज स्टैंप है वो भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो आरएसएस मार्च कर रहा था 1963 में, रिपब्लिक डे जो परेड हुआ था, उसको यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हो गणतंत्र दिवस परेड 1963 में, आरएसएस स्वयं सेवक। और यहां पर अगेन आप देखोगे तो जो अगेन इसका जो मोटो है, राष्ट्र भक्ति, सेवा, अनुशासन, वो देखने को मिलेगा, जो आरएसएस का गाइडिंग मोटो है। और साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स हैं, नीचे अगर आप तस्वीर में देखो तो वो देश की सेवा में काम करें। जो सोशल सर्विस एक्टिविटीज होती हैं जो आरएसएस के द्वारा की जाती हैं, वो भी यहां पर पोस्टेज स्टैंप में दिखाया गया है। तो गवर्नमेंट का मैसेज क्या है? पीएम मोदी ने बेसिकली आरएसएस का जो 100 ईयर्स ऑफ जर्नी है उसको प्रेज किया और बताया कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेस सर्विस। और उन्होंने कहा कि जो कॉइन और स्टैंप है वो एक ट्रिब्यूट है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो नेशन फर्स्ट की स्पिरिट रखता है और जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रकार से ऑनर किया है, सेंचुरी ओल्ड जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको ऑनर करने की कोशिश की गई है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो अपोजिशन है उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया इसको लेकर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, सीपीआईएम है, बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज हैं। सबसे पहले तो यहां पर सेक्टेरियन एजेंडा बताया जा रहा है। जो सीपीआई है, लेफ्ट पार्टी है, उनका कहना है कि ये हमारे संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट है, क्योंकि आरएसएस ने कभी भी भारत के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ये बोला जा रहा है। दूसरा ये भी कहा गया है कि जो आरएसएस है वो हमेशा ऑब्जेक्ट करता है
एक सेकुलर सोसाइटी को, और साथ ही साथ इसकी वजह से जो भारत माता की तस्वीर लगाई गई है, भारत माता एक हिंदू गॉडेस हैं और उनको डिपिक्ट करना ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने जैसा है। मतलब भारत की प्लूरल आइडेंटिटी को ये प्रमोट नहीं करता, इस तरह से जो भारत माता की तस्वीर लगाई जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो अपोजिशन है उन्होंने ये भी आर्ग्यू दिया है कि जो करेंसी और पोस्टेज है इट शुड नॉट बी यूज टू प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन विथ आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स। मतलब कल के डेट में फिर दूसरी सरकार आएगी, वो कुछ अलग प्रकार की जो आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट कर सकती है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ने भी क्वेश्चन किया है कि फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस का रोल क्या था, बहुत कम था। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार एक प्रकार से इतिहास को वापस से लिखने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट लिखा है प्रॉपर, और उसके अंदर यहाँ पर एक बुक का भी जिक्र किया है। उसमें बताया है कि इस बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने आरएसएस को एक कम्युनल बॉडी बोला था, एक टोटलिटेरियन आउटलुक मतलब कि जैसा जो कम्युनल बॉडी होता है वो बताया था महात्मा गांधी जी ने। ये जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस इस पे भी होना चाहिए कि जो आरएसएस की जर्नी है कब फॉर्म हुआ, किसने किया, तो वो हो सकता है स्पेशली इस बार क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, अक्सर आप सुनते होंगे हेडगेवार के बारे में, तो उन्हीं के द्वारा, और वो एक फिजिशियन और नेशनलिस्ट थे जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। और पर्पस उस समय यही था कि एक डिसिप्लिन्ड यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी बनाई जाए जो कि कॉलोनियल डोमिनेशन, जो ब्रिटिश डोमिनेशन है उसको रोक सके, उसको रेसिस्ट कर सके, सोशल डिवीजन को रोक सके। और ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल अगर आप देखोगे ना आरएसएस का जो रहा है उसमें आपको शाखास देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आप जिस भी शहर में, जहां पर भी, जिस भी टाउन में रह रहे हो, आपने नोटिस किया होगा वहां पर आसपास आपके कोई शाखा होगा आरएसएस का, ब्रांच जिसको कहा जाता है। तो वॉलंटियर्स जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग में, पैट्रियोटिक सॉन्ग में, आइडियोलॉजिकल लेसन में ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं स्पेशली बीजेपी की सरकार जब से आई है, अभी 2014 से एनडीए की सरकार है, तो उसमें भी आरएसएस का काफी बड़ा विस्तार हुआ है। आज के डेट में मैं देख पा रहा था रिसेंट जो आंकड़ा आया है उसमें 83,000 से ज्यादा जो शाखाज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मुझे याद है शायद 2014 के पहले शायद 40,000 के आसपास, मतलब डबल से भी ज्यादा ये संख्या हो गया है जो शाखाज हैं। तो फोकस यहां पर होता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए। डिसिप्लिन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अक्सर बोला जाता है कि आरएसएस के लोग काफी डिसिप्लिन रहते हैं। इनफैक्ट पीएम मोदी को भी अगर आप देखोगे तो उनका कहना था कि जब आरएसएस से जुड़े हुए थे बचपन में, तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन जो उनका आया है वो वहीं से निकल कर आया है। कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ यहाँ पर प्रमोट किया जाता है रादर देन डायरेक्ट पॉलिटिक्स। तो आरएसएस ये कहती है कि हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है मतलब देश के भलाई के लिए हम आगे काम करते हैं। लेकिन आरोप अक्सर आप ये भी देखते रहते होंगे जो बीजेपी है उनको डायरेक्शन मिलता रहता है आरएसएस से, इस तरह की भी कई बार बातें कही जाती हैं। खैर अगर हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करें, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, अक्सर इस चीज़ के बारे में जिक्र होता है। जो आरएसएस के लीडर्स हैं, ऐसा बताया जाता है कि फ्रीडम मूवमेंट में जब जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन आरएसएस का क्लेम है कि देखिए जो हमारे कुछ इंडिविजुअल्स हैं आरएसएस में, उन्होंने इस कॉज के लिए सपोर्ट किया था। फिर क्रिटिक्स का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि आरएसएस डायरेक्टली कभी भी कन्फ्रंट नहीं करती थी ब्रिटिश को, हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखती थी। उसके बाद अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, तो अगेन उसमें भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिलती हैं। आज़ादी के बाद अगर आप देखो तो आरएसएस ने रिलीफ कैंप्स वगैरह वैसे लगाए थे। बताया जाता है कि जो हिंदू रेफ्यूजीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ काम किया। लेकिन क्या होता है 1948 में घटना आप सब जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी को मार दिया जाता है नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी, आप सबको याद होगा 1948 में। और यहाँ पर यही बोला जाता है कि जो नाथूराम गोडसे है उसका लिंक हिंदू महासभा से था एंड आरएसएस का मेंबर भी रहा था कुछ समय। ये सारी चीज़ें क्लेम की जाती हैं, लेकिन इसी को देखते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। जी हाँ, 1948 में बैन भी किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसको लिफ्ट भी कर दिया जाता है, बैन को हटा दिया जाता है, क्योंकि बोला ये जा रहा था कि जो आरएसएस है उन्होंने फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और जो आपका कल्चरल और नॉन पॉलिटिकल बॉडी है उसी के तौर पर आरएसएस बना रहेगा, कभी भी डायरेक्टली पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर इसके अलावा 1950 से 60s में अगले 10 सालों में शाखास जो हैं पूरे देश भर में उसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली इंडो चाइना वॉर में बताया जाता है कि जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। जो सिविल डिफेंस और रेफ्यूजी रिलीफ है वो आरएसएस के वॉलंटियर्स ने प्रोवाइड किया। और इसी की वजह से ये जो कंट्रीब्यूशन था इंडो चाइना वॉर के समय, इसी की वजह से जो रिपब्लिक डे परेड है 1963 में, वहां पर उनको इन्वाइट किया गया था। तो
ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि खुद भारत सरकार ने आरएसएस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन आगे चलकर 1975 से 77 के बीच में जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के पीरियड के दौरान भी आरएसएस को अगेन बैन कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, जैसे ही इमरजेंसी हटती है वैसे ही बैन भी हटा दिया जाता है। लेकिन बोला यह जाता है कि हजारों जो आरएसएस के लोग थे उनको जेल में डाला गया। आरएसएस का क्लेम यह है कि उन्होंने अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस फोर्स जो है वो काम कर रही थी ताकि इमरजेंसी को बीट किया जा सके। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद अगर देखिए तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे भारतीय जनसंघ, ठीक है, संघ परिवार आपने सुना होगा, भारतीय जनसंघ आगे चलकर बीजेपी जो आज के डेट में है वो देखने को मिलता है। कई सारे जो आइडियोलॉजिकल जो ग्रुप्स हैं, जैसे एबीवीपी, आपको पता होगा अभी डीयू में इलेक्शंस हुआ था तो एबीवीपी जीती वहाँ पर, तो वो भी आपका आइडियोलॉजिकल विंग है, स्टूडेंट विंग आप कह सकते हैं आरएसएस की। तो और स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो काफ़ी एक्सपेंशन आपको आरएसएस का देखने को मिला है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अभी जो 100 ईयर्स हुए हैं इसी की वजह से इसको जोर शोर से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि पहली बार इतिहास में जो मैंने आपको बताया कॉइन के ऊपर भारत माता को डिपिक्ट किया गया, और ये मूव कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है सपोर्टर्स में, जो आरएसएस के सपोर्टर्स हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो उनका कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का, सेक्युलरिज्म, उसको वायलेट करता है, इतिहास को वापस से लिखा जा रहा है। जो गवर्नमेंट है वो खुद प्रमोट कर रही है आरएसएस की आइडियोलॉजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक आपको एक बड़ा डिबेट देखने को मिलेगा। एक तरफ कल्चरल नेशनलिज्म है, दूसरी तरफ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो बाकी आप क्या सोचते हो? मैंने आपको जो भी था, सामने पक्ष था विपक्ष था, वो मैंने आपको बताया। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं पढ़ूंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे थे तो उसमें आप देख सकते हो कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं ये सारी चीज़ें रिलीज़ की जाती थी, आइडियोलॉजिकल जो थॉट्स थे वो आपका बताए जाते थे। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, क्या आप बता सकते हो कौन कौन सा करेक्ट है इनमें से, इन तीनों में से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली 3 अक्टूबर के पहले पहले अगर आप 2026, 27, 28 कोई भी बैच लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एंड यूजिंग कोड अंकित लाइव यू विल गेट दिस डिस्काउंट। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर यहाँ पर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। लिंक सभी के कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।